हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमको लगता है कि पढ़ाई तो आपका जबरदस्त चल ही रहा होगा, क्योंकि 29 और 30 को एग्जाम जो होने वाला है उसका नोटिस तो कल आ गया था। जी सर, नोटिस आ गया सर। और हम लोग पढ़ भी जबरदस्त तरीके से रहे हैं, मतलब 12 से 13 घंटे की पढ़ाई, 15 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा है ना? अगर ऐसा नहीं है तो भैया संभलने की थोड़ा जरूरत है ना। आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स पार्ट 3 और उसी तरीके से मिला के हमारा हो जाएगा 33 लेक्चर्स, जो सिर्फ आपका किसके लिए लेक्चर वाला है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने वाला। उसके अलावा 8 लेक्चर और भी है जो एमसीक्यू का है। तो अगर आपने वो सारा लेक्चर्स नहीं देखा तो इस 20 दिन के अंदर, देखो यार, आधा घंटा या 1 घंटे की लेक्चर होती है, टोटल मिला जुला के अगर 20 घंटे में भी लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप 20 दिन बोल रहे हो, मैं तो कहता हूं 10 दिन में आप सारा लेक्चर्स खत्म कर दोगे। और यकीन मानो, अगर ये 33 लेक्चर आपने खत्म कर दिया ना, तो भैया 70 से 80% सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट्स थोड़ा बहुत छूटेगा, वो भी मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले 15-20 दिनों में बहुत सारा चीज आपको बता देने की। ठीक है, चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए आज टैक्स की शुरुआत करते हैं, है ना। और टैक्स में फिर मैं बोल रहा हूं कि टैक्स पूरे साल भर का यूनिट है। मैं 8-10 क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं वो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कोई कमेंट आके मत करने लगना कि सर ये टॉपिक नहीं रहा, आप टैक्स ऐसे कैसे पढ़ा सकते हो, आप ये अरे नालायक, पहले पढ़ लो। जो मैं बता रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने बहुत क्रक्स वे में उसको फाइंड आउट किया है, बहुत शॉर्ट वे में फाइंड आउट किया, और आपको आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। चलते हैं कहां? क्लास में। आइए चलते हैं जी क्लास में। ठीक है, और क्लास में चलने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आप सबको हमेशा डाउट रहता है कि भैया नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स जो है वो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल है, लगभग 160 बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी इस यहाँ पे ज्वाइन करके और जो अपना पीडीएफ है वो ले सकते हैं। और ठीक है, इसके लिए बस आपसे चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आए मैं उसकी तैयारी आपको कराता रहूंगा और यहीं पे आपको क्लासेस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, और अगर कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, एग्रीकल्चर इनकम। क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम, इसकी डेफिनेशन देखें। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 10A में दिया गया है। कहां दिया गया है? तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है देख लें। आइए, तो कहां इसका है, सेक्शन 10A। ठीक है जी। अब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, कुछ कुछ बातें कही गई है सेक्शन 10A में। देखिएगा, कहा गया है एनी रेंट, क्या कहा गया है, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम, किससे लिया गया, डिराइव फ्रॉम लैंड, लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब जो भी लैंड, ठीक है, या कोई रेंट हो, रेवेन्यू हो, किसी भी तरह का आगम है ना, अगर रेवेन्यू का आगम बोलते हैं, वो डिराइव कहां से हुआ हो, जो सिचुएटेड हो इंडिया में, मतलब इंडिया में स्थित हो, और वहां से कोई रेवेन्यू या रेंट लिया गया हो, किसके लिए, किसके लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको क्या बोला गया, उसको एग्रीकल्चर इनकम बोला गया, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है भाई साहब, कोई रेंट मिल रहा हो या कहीं से कोई पैसा आ रहा हो, आपका वैसा लैंड, ठीक है, जो इंडिया में हो और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया गया हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। एक तो ये, दूसरा और किसको बोलेंगे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अगर कोई एग्रीकल्चर के थ्रू आपका इनकम हुआ है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। चलिए, बोल रहा है इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग्स, इनकम फ्रॉम पौधा बेचकर, है ना, सीड वीड बेचकर अगर कोई इनकम हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे, मान लिया जाएगा ये भी क्या, एग्रीकल्चर इनकम।
आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो देखो सब बताएंगे हम, मैं चर्चा सबका करूंगा। पहले एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है, फिर इनमें से बताऊंगा कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद बताऊंगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है, और फिर एक टॉपिक है जो सेमी एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब कुछ पार्ट पे टैक्स लगता है और कुछ पार्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं पहले, ठीक है, कितना पे टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स नहीं लगेगा वो बाद में, पहले देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो सैपलिंग सीडिंग्स हो गया। इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट्स फिट फॉर मार्केट, अगर कोई भी प्रोडक्ट हुआ जो प्रोड्यूस फिट के लिए किया गया है तो भैया वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। पांचवा, अगर इनकम आपका हुआ है किसी फार्म हाउस से, फार्म हाउस वो वाला नहीं जो फिल्मों में देखते हो, इनकम फ्रॉम, यहां फार्म हाउस कहने का मतलब है जहां खेती वेती वाला फार्म हाउस, फार्म हाउस, तो ये सारे क्या होंगे, एग्रीकल्चर इनकम होंगे, क्या है जी। अब इसमें एक नोट है, क्या नोट है, कि इसमें से कौन कौन सा चीज है जो इसका एक्सेप्शन है ना, तो उसको नोट में लिखो, क्या लिखना है आओ देखते हैं। नोट क्या लिखोगे, सैलरी ऑफ ए फार्म मैनेजर, सैलरी ऑफ अ फार्म मैनेजर, अगर कोई फार्म में आपका मैनेजर रखा गया है तो, ठीक है, और डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी, और डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बिजनेस, ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चर बिजनेस में इंगेज्ड है, उसका डिविडेंड, और ये सब क्या नहीं है बताता हूं, समझो पहले, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड is not an एग्रीकल्चर इनकम। ये देखो अभी ऊपर मैंने बताया था ना कि सैलरी ऑफ, सैलरी बोल रहा हूं, ये फार्म हाउस से अगर कोई इनकम हो रहा है तो वो क्या है, तो भैया वो आपका क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर आप सैलरी दे रहे हैं किसी फार्म मैनेजर को, या फार्म मैनेजर से कुछ आ रहा है, तो ये आपका क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, डिडक्ट नहीं होगा। फिर अगर कोई कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है जो एग्रीकल्चर इनकम, सॉरी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगा। कैपिटल गेन अगर अराइज हो रहा है तो आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड जो है ट्रांसफर किए हैं, मतलब एक कोई एग्रीकल्चर लैंड था, आप यहां से लेकर किसी और जगह लेके गए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो ये क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है। अब आइए देखिए कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, क्या होता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, आइए देखते हैं। तो ये इसमें सिर्फ रटना है और कुछ तो करना नहीं है, तो आइए देखते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब ये पूछेगा कैसे, सवाल कैसे पूछेगा, कोई भी दो तीन दे देगा और एक दे देगा बिना एग्रीकल्चर वाला, बोलेगा एग्रीकल्चर इनकम बताओ, या फिर बोलेगा तीन चार दे देगा अलग वाला, उसमें से एक एग्रीकल्चर इनकम होगा, बोलेगा बताओ एग्रीकल्चर इनकम कौन सा होता है, तो फिर वही छांटना है आपको। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने बहुत शॉर्ट करके लिख दिया, वैसे लंबा में था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं, कह रहा है इनकम फ्रॉम, क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम मार्केट, स्टोन क्वारीज, वो जो बेचते हैं ना पत्थर वत्थर जमीन में ये करके गिट्टी विट्टी, वो, ठीक है, माइनिंग रॉयल्टी, माइनिंग से अगर कोई रॉयल्टी मिल रहा है, माइनिंग रॉयल्टी, लैंड को अगर यूज कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग पर्पस,
ठीक है जी। उसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, है ना। सेल्फ ग्रोन ग्रास, मतलब खुद से उगा हुआ घास, ग्रास, ठीक है। ट्रीज और बैम्बूज, बैम्बूज। फिशरीज, मछली पालन, है ना। सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, देखो अगर कोई जमीन को बेच दिए हो, ठीक है, वो ब्रिक बनाने के लिए, तो ये सब क्या नहीं है, ये सब सारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। ब्रिक मेकिंग, डेयरी फार्म, दूध उत्पादन, है ना। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी, है ना। रे, रेंट, अगर कोई मिला है, रेंट का इंटरेस्ट, रेंट अगर आप लगाए हो और उसका इंटरेस्ट मिला लेट से, तो वो, और बायर का कटा हुआ कोई क्रॉप, राइप क्रॉप, ये सारे जो हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। मार्केट से कोई इनकम हुआ है, इनकम फ्रॉम मार्केट, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग पर्पस, स्टोर करने के लिए अगर लैंड का यूज किया गया है, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, अगर कोई खेती के लिए सप्लाई पानी कहीं से, वहां से इनकम हुआ है। सेल्फ ग्रोन ग्रास, अरे होता है ना कि भैया हमको खेती में क्या करना है, पानी डलवाना है, ठीक है, खेत में पानी लगवाना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना पाइप सबको सप्लाई कर रहे हैं, और वो उससे हम पैसा कमा रहे हैं, तो उसको क्या, उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कोई पानी पटा रहा है, पानी पटाना समझते हो ना जी, पानी पटाने के लिए पैसा ले रहा है, तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। खुद से उगा हुआ घास, अगर वो भी, ये भी क्या, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कोई ट्री हो या बंबू, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिशरीज, फिश वाला काम हो, इनकम फ्रॉम फिशरीज, मछली पालन से हुआ, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। कोई अगर ब्रिक मेकिंग, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, गिट्टी, गिट्टी बनाने के लिए अगर कोई जमीन बेच रहा है, उससे इनकम हुआ है, तो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, डेयरी फार्म से अगर कोई इनकम हुआ तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। पोल्ट्री फार्म से कोई अगर आपका इनकम हुआ है, तो वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। रेंट का इंटरेस्ट, अगर लैंड को आपने रेंट पे लगा दिया और उसका इंटरेस्ट मिला है लेट से पेमेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहा गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई जी? तो ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम, एक हो गया नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब कुछ ऐसे सेक्शन है और कुछ ऐसे बिजनेस है जिसपे ना एग्रीकल्चर इनकम कुछ परसेंटेज एग्जाम्प्ट रखा गया है, और कुछ जो है नॉन एग्रीकल्चर की कैटेगरी में रखा गया है। वही जैसे मान लेते हैं कोई टी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो भैया जब टी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो कुछ परसेंटेज इसका जो है वो एग्रीकल्चर इनकम के तहत रखा गया है, जो एग्जाम्प्ट होगा पूरी तरीके से। एक बात और बता दूं, एग्रीकल्चर इनकम किसी भी तरह से सेक्शन ए में एग्जाम्प्ट रखा गया, उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता ना, इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से लेट ना करते हुए, आइए। अब है पर्टिकुलर बिजनेस। ये क्या है, टैक्स का, टैक्स कहां कहां लगेगा उसका है। सेमी एग्रीकल्चर टैक्स रेट, ठीक है। आइए, पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है, एक एग्रीकल्चर मान लो और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर मान लो, ठीक है। आ जाओ, तो पहला क्या है, पहला है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी।
अगर कोई टी को ग्रो कर रहा है और उगा रहा है और फिर मैन्युफैक्चर भी कर रहा है तो उसको ये एग्जेम्प्ट हो जाता है पूरी तरीके से और ये टैक्सेबल रहता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 60% जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा और 40% का जो आपका इनकम होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर ये सेक्शन 8 में है, यहां मैं लिख दे रहा हूं सेक्शन, ठीक है। चलो 8, चलो उसके बाद सेम चीज, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। अगर कोई रबर का ग्रो भी कर रहा है, उसका उत्पादन भी कर रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, तो 65% जो होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसका और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ये 35% टैक्सेबल होगा। उसी तरीके से चलिए कॉफी पे आते हैं। कॉफी भी कोई क्या कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है और मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, तो 75% तक आपका एग्जाम्प्ट होगा और 25% तक टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कॉफी, कॉफी क्या है, रोस्टेड है, रोस्टेड है एंड क्योर्ड है, तो ये 60% तक क्या इसका एग्जाम्प्ट होगा और 40% तक टैक्सेबल होगा। देखो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये 4-5 में ही सवाल पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग टी जो होगा, टी में 60% एग्रीकल्चर इनकम में आ जाता है, तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये रेशियो याद रखिएगा कि टी के लिए 60-40 है, 60 एग्रीकल्चर 40 नॉन एग्रीकल्चर। ग्रोइंग इन रबर, रबर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उगा भी रहा है तो 65% एग्रीकल्चर 35% नॉन एग्रीकल्चर। और उसके बाद कॉफी पे आइए, कॉफी 75-25 का रेशियो है, 75 एग्रीकल्चर 25 नॉन एग्रीकल्चर। और रोस्टेड एंड क्योर कॉफी, कॉफी ही, कॉफी दो तरह का है, तो उसमें 60 हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर और 40 नॉन एग्रीकल्चर। बात समझ में आ रहा है। तो ये 7A सेक्शन है, ये 7B है और ये हाँ 7B है। चलिए ठीक है, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग जो चल रहे हैं वो चलेंगे डिडक्शंस में, ठीक है। डिडक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि कुछ कुछ चीजों पर आपको हम छूट देंगे, आपको टैक्स उतना लगने की जरूरत नहीं है, इतना टैक्स हम आपको नहीं लगने देंगे। तो डिडक्शन वो चीज है जो आपको छूट मिलते हैं ना, टैक्स का जो बेनिफिट्स मिलता है टैक्स में, और कुछ आप जो काम किए होते हैं, जैसे कोई चीज आपने LIC लिया है, कोई प्लान लिया है, हर चीज में आपको टैक्स में छूट मिलता है, ठीक है। पढ़ाने के लिए छूट है तो वो सारा छूट, तो सेक्शन 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है वो आज हम उसका एकदम शॉर्ट में चर्चा करेंगे, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। कौन सा सेक्शन कौन सा होगा, क्या डिडक्शन है और उसको कितने अमाउंट तक का डिडक्शन है, बस यही चर्चा करेंगे, इससे ज्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट। थोड़ा वीडियो आई थिंक लंबा होगा, और अगर लंबा होगा तो आधा कर देंगे, आधा नेक्स्ट में। चलिए डिडक्शंस हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको, क्या ये हो गया सेक्शन, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। अमाउंट को थोड़ा और छोटा, ये हो गया सेक्शन, ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया डिडक्शन का अमाउंट, कितना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, डिडक्शन अमाउंट। चलो चलें जी सर। सबसे पहला डिडक्शन सेक्शन 80C, ठीक है। 80C क्या कहता है, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, किस चीज का कंट्रीब्यूशन, और ये सारे डिडक्शन इंडिविजुअल HUF के लिए है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा कहां कहां किस चीज के लिए। तो पहला जो डिडक्शन है, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन, और किसके लिए, LIC के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, एन्युटी प्लान के लिए, डिपॉजिट अगर किए हैं आप किसी गर्ल चाइल्ड के लिए तो उसके लिए, ठीक है। किसके लिए है, इंडिविजुअल या HUF के लिए। चलिए लिखते हैं, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन किसके लिए,
LIC, प्रोविडेंट फंड, है ना, ठीक है, म्यूचुअल फंड अगर कुछ है इसी तरह का, तो 80C, ठीक है, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन। कितने तक का मैक्सिमम डिडक्शन है? 1.5 लाख रुपए तक का मैक्स डिडक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 80C बस इतना ही रखने दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? ये भी लिख देता हूं मैं, इंडिविजुअल और HUF के लिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए, बस इतना याद रखिएगा, काफी हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अभी आपको काम बनाना है ना, एग्जाम में जो चीज आती है उसको लिखना है, तो डेप्थ जाने का जरूरत अभी नहीं है। चलिए आइए, उसके बाद है 80CCC। 80CCC ये है कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड बाय SSC। क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, जो पेंशन वाला फंड होता है ना उसके लिए। और ये किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंडिविजुअल इंसान के लिए है। कितना का डिडक्शन है? यहां भी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का है, यानी 1,50,000। बात समझ में आया? जी सर, बाई SSC। चलो 80CCC खत्म, अब आ गया ये, उसके बाद है 80CCD1। ये क्या है? इंडिविजुअल और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन प्लान। तो अब यही यहां लिखिएगा, इंडिविजुअल या सैलरीड एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड, यही है ना, पेंशन प्लान। इसके तहत अगर कोई स्कीम लिया है आपने, नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके तहत भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? देखिए सैलरी जो है ना, उस सैलरी का 10% मिल जाएगा प्राइवेट एम्प्लॉय को, और 14% मिल जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको 20% तक का डिडक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। तो आपको याद करना, क्या करना है? 80CCD कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन प्लान, कितना तक का? सैलरी वाले लोग के लिए 10%, 14% और 20%। 10% प्राइवेट, 14% गवर्नमेंट और 20% सेल्फ एम्प्लॉय। बस खत्म। अब आइए 80CCE। 80CCE, इसको ध्यान से समझिएगा, 80CCE। अब ये कहता है एग्रीगेट डिडक्शन, मतलब अगर इन तीनों में, आप मान लो आपको इंसानों को जो तीनों करा लिया होगा, तो बोला भैया 1.5 या 4.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, एग्रीगेट डिडक्शन मिलेगा। किसका? तीनों का, 80C का, 80CCC का और 80CCD1 का, ये तीनों का मिला के मैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपया का। यानी कि आपको बता दूं कि तीनों में से अगर आपने तीनों ले रखा है और तीनों में आप चाहोगे कि भाई हम ले ले बेनिफिट, नहीं, गवर्नमेंट बोलती है तीनों मिला के एग्रीगेट डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब आ जाइए 80CCD1B, इसमें एक एडिशनल डिडक्शन है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 1B क्या है इसको समझिएगा। आई 80CCD1B, ये कंट्रीब्यूशन टू, ये किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, फॉर एम्प्लॉय। तो ये क्या है? आइए देखिए, ये है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, जो लगाया था ना, नेशनल पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो यहां पे देखो, यहां क्या डिडक्शन दिया है?
50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिला है। बोलोगे सर एडिशनल डिडक्शन मतलब, एडिशनल डिडक्शन मतलब, तो जो डिडक्शन तुमको CCE में मिला ना, मतलब ऊपर वाला डिडक्शन जो मिला, इसके अलावा 80 CCD 1B में 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा जब आप कोई एम्प्लॉय रहोगे तब। ठीक है, अब आ जाओ 80 CCD 2, 80 CCD 2, ये वाला जो है, ये एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर, देखो इसको ध्यान समझो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं, नौकरी देने वाला, यानी कि जो जिसके यहाँ आप काम करते हो, वो अगर आपको आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दे रहा है टू एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर वो कुछ कर दे रहा है इसके तहत, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको वहां मिलेगा क्या, वहां आपको मिलेगा सैलरी का 10% आपको प्राइवेट के लिए, 14% गवर्नमेंट के लिए और 20% सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। ठीक है, ये आपको डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये देखो कंट्रीब्यूशन सारा डिडक्शन खत्म हो गया, 80C का सारा डिडक्शन खत्म हो गया, ये बेसिक चीज था। ठीक है, अब इसके आप बात आ जाओ डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये था डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन। ये जो है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, कहां गया ये ना, ये ऊपर का लिखने का चीज है, चलो इसको ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, डिडक्शन मेडिकल। अगर भाई साहब आपको बीमारी हो गई है ना, और कोई आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, यो कोई बुजुर्ग इंसान है, तो वो भी कमाते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्या 80D का पूरा कहानी। तो डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आइएगा, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है जी, आइए अब सेक्शन अमाउंट, थोड़ा अमाउंट वाला बड़ा कर देता हूं इधर, अमाउंट आई सेक्शन 80D, सेक्शन अमाउंट डिडक्शन। ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स ये आप लिख लेना यार। ठीक है, चलो सेक्शन 80D, 80D में किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को या फिर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर को क्या मिलेगा डिडक्शन। देखिएगा डिडक्शन मिलेगा अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी और एनी मेडिकल एक्सपेंडिचर, और एनी मेडिकल एक्सपेंडिचर, या आपने पॉलिसी करा रखा हो या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ हो। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, खुद को तो मिलेगा, इसमें इसके यहां पे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाएंगे और सीनियर सिटीजन भी आ जाएंगे, मतलब दादा दादी भी आ जाएंगे। तो आओ मैं बताता हूं किसको क्या मिलता है, मतलब ध्यान से समझो। यहां मैं बोल रहा हूं 80D में क्या होगा कि या तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया खुद का, अपने माता पिता का या अपने दादा दादी का, तो वहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा। या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो उस ट्रीटमेंट का आप दिखाओगे कि भैया देखिए इतना खर्चा हुआ, इतने उतना में से इतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। आ जाओ पहले नॉर्मल केस में देखते हैं क्या क्या डिडक्शन हमको मिलने वाला है। आइए नॉर्मल केस, नॉर्मल केस में हमको 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। कितने का मिलेगा, 25,000 रुपए का डिडक्शन, मतलब आपके लिए या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके लिए। नॉर्मल केस इसलिए बोला गया। उसके बाद आपके पेरेंट्स अगर हो गए,
तो पेरेंट्स को मिलेगा 25,000 का, इनको भी 25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 का। अब कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब दादाजी हैं या फिर आपकी दादी हैं, तो उनको कितना मिलेगा? उनको 50,000 रुपए का डिडक्शन गवर्नमेंट देगी। उसमें इंक्लूड क्या क्या रहेगा? उसमें इंक्लूड रहेगा डॉक्टर का चेकअप जो 5,000 रुपए तक का रहेगा। बात समझ में आया? तो मैं इसको बोल रहा हूं एटीडी मेडिकल कराओ, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो। नॉर्मल केस मतलब हम लोग रहेंगे 25,000, हमारे पेरेंट्स रहे 25,000 डिडक्शन, सीनियर सिटीजन रहे मतलब दादा और दादी रहे तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। उसमें 5,000 रुपए डॉक्टर का फी इंक्लूड है, मतलब उसके साथ में है। तो मोटा मोटी मिला कह लो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, दोनों पूछेगा, सेक्शन डी पूछ देगा, पूछेगा सेक्शन 80D केस को बताता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है नॉर्मल के केस में 25, पेरेंट्स के केस में 25 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000। तो ये चीज पूछा जाता है। फिर आ जाओ 80DD, इसी को बना के खत्म करेंगे, ठीक है? एक मिनट। एट्टी डी में क्या है भैया? ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए। ये भी क्या है? जो घर में रह रहा है इंडिविजुअल कोई या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर हो उसके लिए, ठीक है? ये किसके लिए? ये डिपेंडेंट डिसेबिलिटी का केस है कि अगर कोई विकलांग है, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी का केस है ये, ठीक है? तो कैसे होगा? तो अगर ये बताया जाता है कितना डिसेबल है, ये देखा जाएगा कि वो कितना डिसेबल है। अगर डिसेबल वो 40% तक है, 40% तक है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 का। और अगर वो डिसेबल 80% या उससे ज्यादा है तो उसको डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 रुपए का। बस इतना ही याद रखना है। क्या करना है? इतना ही याद रखना है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, तो आपको याद क्या रखना है? 80D फॉर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, जो थोड़ा विकलांग है, डिपेंडेंट है किसी पे, उसके लिए 40% अगर विकलांग है मतलब 40% डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन। 80% या उससे ज्यादा डिडक्शन है मतलब बहुत ज्यादा आपका डिसेबल है, तो उनके लिए 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। एक और है 80DDB, एक और क्या है? 80DDB, ठीक है? 80DDB क्या कहता है? 80DDB कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन स्पेसिफाइड डिजीज, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन स्पेसिफाइड, जैसे कैंसर वैंसर हो गया या किसी और चीज में बड़ा बीमारी हो गया तो स्पेसिफाइड डिजीज में, तो इसको मिल जाएगा सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा 1,00,000 तक का, ठीक है? वेरी सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा सेम 1,00,000, और अदर देन बोला जनरल, और उसके बाद जनरल को मिल जाएगा नॉर्मल इंसान को 40,000 रुपया। बस 80D में DDB में यही था। बात समझ में आया? हाँ कि ना? जी, तीन चीज है मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। पहला 80D, 80D क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस किया या कोई मेडिकल खर्च हुआ तो नॉर्मल के केस में 25,000, तुम्हारे मम्मी पापा को 25 अगर कुछ हुआ और वैसा हुआ तो 25,000, और तुम्हारे दादाजी वगैरह को कुछ हुआ तो 50,000 रुपया कितना डिडक्शन मिल जाएगा, इंक्लूडिंग तुम्हारे डॉक्टर का चार्ज लेके 5,000 रुपया। खत्म बात। 80DD डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए 40% से ज्यादा विकलांग है तो सॉरी 80% से ज्यादा विकलांग है तो 1,25,000, और 40% तक विकलांग है तो 75,000। 40 सवाल होगा 40 से 80 के बीच रहा तो 75,000 ही मिलेगा ना, लाइक ऐसे ही बोल दिया है वो। 80DDB इसको बोलते हैं कि स्पेसिफाइड डिजीज पर अगर आपको ये मिला, अगर हो गया कुछ ऐसा चीज तो उस पर सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा 1,00,000 का डिडक्शन, और आपको जो है नॉर्मल के लिए मिल जाएगा 40,000 का डिडक्शन। बात खत्म। एक और पढ़ लीजिए एजुकेशन वाला, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिडक्शन इन रिलेशन टू एजुकेशन लोन, रिलेशन टू
एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के लिए 80E का डिडक्शन मिलेगा आपको और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपने अगर लोन लिया है तो आपका वो इंटरेस्ट 8 साल के लिए, 8 साल तक कोई भी लिमिट का हो, कोई भी लिमिट का हो तो वो टैक्स फ्री हो जाता है आपको, आपको कोई भी चार्जेस या टैक्स नहीं लगता है उस पर। बात समझ रहे हो? जी सर, ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये था आज तक का। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे, अब बहुत सारा डिडक्शन बचा हुआ है, 80E 80G और 80I और 80T वगैरह जो भी है वो सारा डिडक्शन कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट में जो काम है अपना वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कल फिर से MCQ आएगा, वेट करिए। और रोज हम मिलते हैं इसी तरह शाम में आपको MWF में 7 बजे और TTS में 6 बजे। ठीक है, TTS में 6 बजे आपका क्वेश्चंस के साथ और ये अभी जो है वो मिलेंगे आपका आपके कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है जी, पुराना लेक्चर जरूर देखिएगा, फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।